हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे कि किस प्रकार से कुछ नियम्स, कुछ लॉजिक्स को अप्लाई करके किसी ड्राइंग को, किसी 2D ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को एक नई प्रकार के ड्राइंग या ऑब्जेक्ट या इमेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, जिसमें एक था ट्रांसलेशन, दूसरा था स्केलिंग, तीसरा था रोटेशन, नेक्स्ट था रिफ्लेक्शन और लास्ट था हमारे पास शेयरिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 और टर्म्स आते हैं जो कि मेनली हम लोग किसी 3D या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें एक होता है पैनिंग, नेक्स्ट होता है क्लिपिंग या जूमिंग एक साथ। हालांकि जूमिंग का उपयोग हम 2D वगैरह में भी कर लेते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स में भी, लेकिन 3D के लिए हम पैनिंग इत्यादि का उपयोग करते हैं। खैर, हम जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 आयामी रूपांतरण अर्थात 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे और उन्हीं का उपयोग करना है अब। लेकिन जो पिछले हमने वीडियोज में देखे थे उसमें केवल 2D अर्थात 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या ड्राइंग में हमने उनको अप्लाई किया था। यहाँ ये एप्लीकेशन हमें तीनों ही डायमेंशंस में करने हैं, तो इस प्रकार से हमें 3 डायमेंशनल रूपांतरण प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमारा फर्स्ट है वह है ट्रांसलेशन। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो बाकी सारी बातें सेम हैं। इसमें क्या किया गया था, किसी एक पॉइंट को ट्रांसलेट करके हमें किसी नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाना था। ठीक है, इसी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा गया था। और 3D ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम 2 कोऑर्डिनेट्स की बजाय 3 कोऑर्डिनेट्स यानी x, y, z इनका उपयोग करेंगे और तीनों ही कोऑर्डिनेट्स को हमें पोजीशन चेंज कराने होंगे। यानी अगर मान लो कोई पॉइंट हमारा P है x, y, z, ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो आप जानते हो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। अब इस x, y, z को अगर ट्रांसलेशन लगाना है तो तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में लगेंगे, x वाले में भी, y वाले में भी और z वाले में भी। तो हमें जो नया पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा x, नया पॉइंट मान लेते हैं P डैश, और P डैश जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x डैश, y डैश, z डैश। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप जानते हैं जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट्स में हमें ट्रांसलेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब इसको ज़रा मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में अप्लाई करें तो हमने कहा माना कोई पॉइंट हमारे पास P है और जिसकी वैल्यू है x, y, z। यहाँ वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और इस P पॉइंट में हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगा करके इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने x कोऑर्डिनेट्स में tx ट्रांसलेशन, y में ty और z में tz ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिल जा रही है, एक नया पॉइंट मिल जा रहा है जिसकी वैल्यू है P डैश, और जिसको हमने कहा x डैश, y डैश, z डैश। ठीक है, तो अब x डैश, y डैश, z डैश कैसे मिले होंगे, तो आप जानते हैं कि x डैश के लिए हमने क्या किया होगा। x डैश के लिए x की वाले वैल्यू में हमने जो ट्रांसलेशन वैल्यू है x की उसे ऐड कर दिया होगा, यानी x डैश इक्वल्स टू x प्लस tx। इसी प्रकार y वाले वैल्यू के लिए, y डैश के लिए y प्लस ty किया होगा और z डैश के लिए z प्लस tz किया होगा। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों ट्रांसलेशन मिल गए होंगे। पर सपोज हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है, तो आप जानते हो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने के लिए मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट्स नहीं होता है तो उसके स्थान पर हम 0 लिख देते हैं। अब हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्मेट आएगा वो क्या जाएगा, x डैश y डैश z डैश इक्वल्स टू
रोटेशन मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहला था x प्लस टी वाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा बताओ, x प्लस टी वाई, दूसरा था y प्लस x प्लस टी एक्स, दूसरा था y प्लस टी वाई, और तीसरा z प्लस टी जेड। तो इन वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना पड़ेगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के रूप में। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ये थोड़ा स्पेस कम है, फिर भी ज़रा देखने, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और यहाँ से जो हमारी ये रोटेशन मैट्रिक्स मिलेगी वो मिल जाएगा हमें, भाई 2D था तो क्या मिलता था 1 0 0 और टी एक्स, ठीक है, सॉरी 1 0 0 नहीं, ये तो 3D में मिलेगा, ये मिलेगा 2D में मिलता था, एक्स डैश वाई डैश में 1 0 टी एक्स 0 1 टी वाई, और इसमें क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन भी है तो हमें इसे इस प्रकार से लिखना होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू, और यह आ जाएगा 1 0 0 1, यानी जो x वाला कंपोनेंट था उसमें हमने ट्रांसलेशन किया था और उसमें y और z की वैल्यू 0 थी, और ये था ट्रांसलेशन क्या, टी एक्स। इसी प्रकार y वाले में, जब y वाले में हमने किया था तो x की वैल्यू 0 थी, y वाले में 1 और z की वैल्यू 0 थी, और ट्रांसलेशन किया था y का। इसी प्रकार z वाले में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z में वैल्यू 1, और ट्रांसलेशन किया था टी जेड का, और नीचे वाली मैट्रिक्स को 0 0 0 1 करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा रोटेशन मैट्रिक्स इस ट्रांसलेशन के केस में, या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे, रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमने फाइनल होमोजेनियस मैट्रिक्स में देखा था उसमें आया था रोटेशन के केस में, ये आ जाएगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये आ जाएंगे हमारे टी एक्स टी वाई टी जेड ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये जो 0 0 0 1 है ये क्या कहा जाएगा, 0 0 0 3 0, ये आ जाएंगे पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और वो जो 1 है इसे कहेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर या फैक्टर, ट्रांसलेशन फैक्टर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अब जो हमारी ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फाइनली निकल के आई वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इक्वल्स टू 1 0 0 0 टी एक्स 0 1 0 0, ये 0 0 कैसे हो गया, 0 0 नहीं, 4 कोऑर्डिनेट थोड़ा ना है, 3 है, ये ध्यान रखिए आप लोग, फ्लो में चीज़ें ऐसे गड़बड़ हो जाती हैं, 0 की संख्या बढ़ाती चले जाएंगी, तो इनको ध्यान रखना है। यह जाएगा टी एक्स, यहाँ 0 1 0 टी वाई, और यहाँ 0 0 1 टी जेड, और लास्ट में 0 0 0 1, इस प्रकार से मैट्रिक्स कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ जो हमारा पहला है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, कलर चेंज करें, चलो चेंज कर दे रहे हैं, और इसको हम कर देते हैं रेड से, ठीक। अब ये जो हमारी पहले हैं ये वाले पोर्शन, इन्हें हमने कहा है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ज़्यादा इसे सुटेबल होगा। और जो हमारे ये टी एक्स टी वाई टी जेड हैं ये हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक। और जो 0 0 0 3 0 हैं ये हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कह सकते हैं, या पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। चूँकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पांचों संक्रियाएँ आ जाती हैं, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी, स्केलिंग भी। तब चूँकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। और जो 1 है ये ट्रांसलेशन फैक्टर है, ठीक है, किस फैक्टर के द्वारा हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर नई वैल्यू हमें प्राप्त करनी है एक्स डैश वाई डैश की, तो जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो आई है टी वाली, इसमें पीछे हम क्या करेंगे, पुराने वाले कंपोनेंट एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमें इंटायर वैल्यू मिलेगी।
एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और ये बराबर हो जाएंगे 1 0 0 टी एक्स 0 1 0 टी वाई 0 0 1 टी जेड 0 0 0 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे एक्स वाई जेड 1। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करने के पश्चात हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस इसी प्रकार से सारी संक्रियाएं हमें नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस हैं सब में अप्लाई कर देना है, चाहे वो हमारा स्केलिंग हो या फिर रोटेशन हो या फिर रिफ्लेक्शन हो या फिर शेयरिंग हो, बिल्कुल सेम प्रक्रिया। अभी तक जहां हम 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए करते थे अब वो 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। ये वही सारी बातें जो भी हमने देखा था, ध्यान से देखिए। ये जो मैट्रिक्स निकल के आई थी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 और फिर 1 0 0 टी एक्स 0 1 0 टी वाई 0 0 1 टी एक्स 0 0 0 1 एक्स वाई जेड। इसमें ये वाइबा में पूछा जा सकता है, लिख करके ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बना दें और कहीं बताइए ज़रा इनको क्या कहते हैं, टी एक्स टी वाई टी जेड को। तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, 1 क्या है ट्रांसलेशन फैक्टर है, 0 0 0 क्या है, ये जो 3 जीरो इधर वाले हैं इसे कहेंगे पर्सपेक्टिव ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और जो ये ऊपर वाले हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इन्हें क्या कहते हैं, तो ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कहे जाएंगे। ठीक है, इनका नामकरण आपको पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखें। अब हमारे पास है स्केलिंग। तो अभी तक स्केलिंग हमने 2D में केवल 2 डायरेक्शन में किया था, एक्स में और वाई में। तो एक्स में क्या किया था, अगर एक्स में करना था स्केलिंग तो स्केल फैक्टर एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स कोऑर्डिनेट में, वाई के लिए स्केल फैक्टर एस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया था वाई वाले कोऑर्डिनेट में। अब चूँकि ये 3D ऑब्जेक्ट है या 3D ड्राइंग है तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग के लिए जो जेड डायरेक्शन है अर्थात जो जेड कोऑर्डिनेट है उसमें हम इस स्केलिंग फैक्टर एस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस प्रकार से स्केलिंग मैट्रिक्स तैयार मिल जाएगी। जैसे आपने पिछले में देखा था वहाँ केवल 2 थे, अब 2 थे तो केवल हम यहीं तक सीमित थे। ध्यान से देखिए, सिर्फ इतने वैल्यू तक ही हम देख रहे थे, पर हमारे पास 3D है तो हमने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक देखा एस एक्स। अभी ध्यान देखो, जब हम x में कर रहे हैं तो y और z दोनों जीरो हैं, y में कर रहे हैं तो x और z जीरो हैं और z में कर रहे हैं तो x और y जीरो हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें स्केल मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाएगा। स्केल मैट्रिक्स में हम अगर पुराने कंपोनेंट्स, पुराने पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास x, y और z, इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नया पॉइंट मिल जाएगा x डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक, तो बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट हम और इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्केल होकर के नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले की साइज़ ये थी, अब नए स्केल की ऑब्जेक्ट की या ड्राइंग की साइज़ ये हो जाएगी स्केलिंग के बाद। इसी प्रकार हमारे पास रोटेशन के लिए भी है। रोटेशन में पहले हम 2 डायमेंशंस देखते थे, अब रोटेशन में हम 3 डायमेंशन देखेंगे और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पहला होता था। हालांकि जो 3D रोटेशंस हैं ये 2D की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स को रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात उसमें हमें क्या करना था, 2D रोटेशन में हमें केवल एंगल की वैल्यू दे दी जाती थी तो हम रोटेशंस की वैल्यू निकाल देते थे, लेकिन 3D रोटेशंस के अंतर्गत हमें एंगल के साथ साथ रोटेशन एक्सिस का भी पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, एंगल के साथ साथ रोटेशन एक्सिस की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन कर रहे हैं। अब ध्यान दें, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा जो रोटेशन मैट्रिक्स प्राप्त होगा इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी उस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन करेंगे तो जो y और z की वैल्यू हैं वो चेंज होंगी, और अगर y के अबाउट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी वही 1 रहेगी और x और z की वैल्यू चेंज होगी जैसे यहाँ देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर z के अबाउट करते हैं
तो जेड वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और एक्स और वाई वाली वैल्यू चेंज होगी। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसको आपको इस रोटेशन मैट्रिक्स को याद कर लेना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आती है 1 0 0। एक्स के अबाउट कर रहे हैं तो एक्स वाली वैल्यू को हमने 1 रखा है, वाई और जेड 0 0 होंगे और इस प्रकार नीचे वाले रो में 0। अब वाई की जगह कॉस थीटा, जेड की जगह माइनस साइन थीटा और फिर जेड वाले रो में 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1। ध्यान रहे एक्स वाले में जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमने क्या कर रखा है 1 कर रखा है, वाई के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो हमने वाई की वैल्यू एक्स कर रखा है 1 कर रखा है और जेड के केस में हमने जेड की वैल्यू 1 कर रखा है। याद रहे जो साइन के मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो टर्म है इनके साइन एक्स और जेड में बिल्कुल सेम है और जो वाई वाला टर्म है उसमें बदल जा रहा है, उसमें ये वो साइन मिल जा रहा है जो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर मिला था, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इनको एक बार आप देख लेंगे, संभव है क्वेश्चन पूछा जा सके। अच्छा मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कोई एक पॉइंट है हमारा P जिसकी वैल्यूज हैं x, y, z, इसे हमें x एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है एंगल थीटा पर और थीटा की वैल्यू दे दिया 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, किसके अबाउट रोटेट कराना है x की, तो x की वैल्यू को 1 रखेंगे और पहली वाली ट्रांसफर मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस साइन थीटा और 0 0, इस वाले वैल्यू में हम वैल्यू रोटेशन मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करेंगे और ये रोटेशन मैट्रिक्स तैयार हो गया। उसके बाद इसमें हम जो पॉइंट हैं ओरिजिनल पॉइंट उनसे वैल्यू एक्स वाई जेड लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जो कि नए रोटेटेड पॉइंट की वैल्यू दिखा रही होगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि 2D और 3D रोटेशंस में मेन क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस ये है कि 2D रोटेशन को हम केवल एक रोटेशन एंगल की सहायता से डिफाइन कर सकते हैं, परंतु 3D रोटेशन को डिफाइन करने के लिए हमें रोटेशन एंगल के साथ साथ रोटेशन एक्सिस की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात किस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिरर इमेज यानी कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है इसका मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट में हमें रिफ्लेक्शंस के लिए एक्सिस का चुनाव करना होता था कि हम एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट या फिर किसी ओरिजिन के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर 3D ऑब्जेक्ट है या 3D ड्राइंग है तो इसके रिफ्लेक्शंस के लिए हमें प्लेन्स की चुनाव करने पड़ेंगे कि एक्स वाई प्लेन के अबाउट रोटेशन रिफ्लेक्शन हो रहा है या वाई जेड प्लेन के अबाउट या जेड एक्स प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी किस प्लेन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन करने जा रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन करने जाएंगे तो जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हमारी होगी उसमें जेड वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू, जेड वाली वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम वाई जेड प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और अगर जेड एक्स प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन करना चाहेंगे तो वाई वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं, न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब जैसे हमारा है एक्स वाई प्लेन के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन प्राप्त करना है, तो हमने कहा था अगर एक्स वाई के अबाउट करना है तो जेड की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ये जेड वाली वैल्यू तो 1 0 0 0 0 1 0 और ये -1 जेड वाली जगह पर। ठीक इसी प्रकार हमारे पास अगर हम एक्स जेड के अबाउट करते हैं तो हमारी वाई वाली वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और जेड एक्स में वाई वाली वैल्यू नेगेटिव और एक्स क्या नाम है एक्स वाई में जेड वाली वैल्यू नेगेटिव। ठीक, वाई जेड में एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव और जेड एक्स में
जेड एक्स में वाई वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, फिर से देख लो अगर कंफ्यूजन हो, शायद हो सकता है मैंने कुछ और बोल दिया हो, और ये ध्यान रखें। अगर हम एक्स वाई के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अबाउट, तो जो जेड वाली वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगा। वाई जेड के अबाउट कर रहे हैं तो जो एक्स वाली वैल्यू है ये नेगेटिव होगा। और अगर एक्स जेड है, एक्स जेड इसके अबाउट कर रहे हैं तो कौन सी बची, वाई बची, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी जो प्लेन है उसके अबाउट जो परपेंडिकुलर नेक्स्ट बचेगी एक्सिस वो नेगेटिव होगी। जैसे एक्स वाई के अलावा जो तीसरी कौन बचती है, जेड, तो वो नेगेटिव। वाई जेड के अलावा नेक्स्ट बचती है कौन सी, एक्स, ये नेगेटिव। और एक्स जेड के अलावा नेक्स्ट बचती है वाई, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बहुत आसान है, इसे एक बार आप देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग। तो शेयरिंग में यहाँ हमें क्या करना है, शेयरिंग आप जानते हैं किसी एक्सिस को या किसी सरफेस को हमें टिल्ट कर देना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को शेयरिंग कह देते हैं। ठीक है, ये वस्तु के आकार में परिवर्तन है, इसे विकृति यानी स्ट्रेन भी कह देते हैं। परिवर्तन एक्स वाई या फिर दोनों ही डायरेक्शंस में हो सकते हैं। लेकिन अब चूँकि 3D है तो इसमें जो शेयरिंग है वो तीनों दिशाओं में हो सकती है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा शेयर मैट्रिक्स बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 0 A 0 0 1 V 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूलेज हैं, काम आएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इनको आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जूमिंग। तो जूमिंग आप जानते हैं, किसी स्मॉल पोर्शंस के डीप एनालिसिस के लिए हम उसको क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको बड़े रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, जूमिंग। यानी जूमिंग एक ज्यामितीय परिवर्तन क्रिया है, यानी इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म को इनलार्ज या फिर रिड्यूस कर सकते हैं इसके द्वारा, और जो कि किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें स्केलिंग फैक्टर लगाना पड़ता है। अगर हम जूम आउट करते हैं यानी बड़ा करते हैं और जूम इन छोटा कर लेते हैं तो स्केलिंग फैक्टर हमें उसी के अनुसार इनलार्जिंग या रिड्यूसिंग अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जूमिंग के द्वारा हम छोटे सेक्शंस को भी बड़े में परिवर्तित करके उसका एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो जूमिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है कि जूमिंग क्या है। तो जूमिंग एक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी स्मॉल सेक्शंस को हम एनलार्ज अथवा लार्ज सेक्शंस को छोटा कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार एनालिसिस के लिए। और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना पड़ता है। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के द्वारा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को आवश्यकता अनुसार छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, और आप ये डायग्राम नीचे बना देंगे। ऐसे भी हमारे पास एक ये डायग्राम था छोटा सा, और अगर हमने इसमें जूमिंग सेक्शन अप्लाई किया तो इसे बड़े रूप में दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास पैनिंग। पैन का मतलब जानते हैं, पैन का मतलब कोई पोर्ट होता है। ठीक है, या फिर पेन का मतलब अलग अलग चीज़ों में अलग, जैसे कि कोई कॉमन के लिए भी पेन का उपयोग होता है जिसमें सारी चीज़ें समाहित होती हैं। अब पेनिंग की प्रक्रिया जूमिंग की प्रक्रिया की तरह ही होती है। ठीक है, यानी जो पेनिंग प्रोसेस है और जूमिंग प्रोसेस ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में परिवर्तन स्क्रीन के आकार के अनुसार होता है। ठीक है, वर्क स्पेस के में जितने भी चित्र होते हैं सभी चित्र स्वतः ही स्केल होकर स्क्रीन में पूरी तरह भर जाते हैं। ठीक है, यानी पैनिंग प्रक्रिया में जो जूमिंग होती है वो जो हमारी वर्क स्पेस है उसके अनुसार ही हो सकती है, जबकि जूमिंग में हम वर्क स्पेस से बड़ा भी साइज बना सकते हैं जिसे आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाती है पैनिंग।
तो इस प्रकार से हमने 3D ट्रांसफॉर्मेशंस में देखा और 2D ट्रांसफॉर्मेशन हम पिछले वीडियोज़ में ही देख चुके हैं। 3D ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता चला कि 3D में या किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या ड्राइंग में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें उसके तीनों ही एक्सिस यानी x, y और z में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ता है, तत्पश्चात 3D ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चंस देख लेते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशंस का है। हमारे पास कोई एक पॉइंट है 5, 6, 7। ये क्वेश्चन आप एक बार कर लेना, संभव है आ जाए आपके एग्ज़ाम में, और आएगा तो एटलीस्ट 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का तो कंपलसरी आएगा। अगर 2 ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया, जैसे मान लो ट्रांसलेशन पूछ लिया और रोटेशन पूछेगा, तो वैसे ऑब्वियस से हो सकता है एक ही पूछे और 10 नंबर का पूछ ले। पर अगर ट्रांसलेशन और स्केलिंग वगैरह पूछ लेते हैं तो ये 2 पूछे जा सकते हैं 5-5 नंबर के एक ही क्वेश्चन में। 5 नंबर का ट्रांसलेशन, 5 नंबर का स्केलिंग। बहुत आसान है, इसे ज़रा समझो कैसे करेंगे। हालांकि अभी हमने जो पीछे किया था न्यूमेरिकल फॉर्म में ही किया था। बस जहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू पुट कर देना, tx पर tx, ty पर ty, और उनको सॉल्व करेंगे तो हमें x डैश y डैश मिल जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7, यानी जो x, y, z p की वैल्यू था, हमने कहा था p x, y, z। ध्यान दीजिए ये वाली वैल्यू हमें दी गई है, जहाँ कंपेयर कर दें x किसके बराबर 5, y किसके बराबर 6 और z किसके बराबर 7। क्योंकि ये तो आपको पता होगा ना कि p x y। अब जब भी हमारा कोई पॉइंट लिखा जाएगा तो उसमें जो पहला पॉइंट होगा वो x की वैल्यू होगा, दूसरा पॉइंट होगा y की वैल्यू होगा। इसी प्रकार 3D में भी अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं x, y, z, यानी जो पहला पॉइंट होता है x की वैल्यू, दूसरा पॉइंट होता है वो y की वैल्यू, तीसरा पॉइंट होता है z की वैल्यू बताता है। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया p 7, 11, 3, तो इसका मतलब है जो पहला पॉइंट है x को दिखा रहा है, दूसरा पॉइंट है y को, तीसरा है z को। ठीक, तो हमारे पास कोई पॉइंट है p x, y, z, जिसकी वैल्यू है x की वैल्यू कितना 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू है 7। तो पॉइंट है हमारा ये 5, 6, 7। ठीक है, अब कह रहे हैं इस पॉइंट में x की दिशा में 3, y की दिशा में 3 और z की दिशा में 2 द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास कोई पॉइंट है p x, y, z, और इसमें हमने ट्रांसलेशन करना है। तो x में tx का ट्रांसलेशन, y में ty का ट्रांसलेशन और z में tz का ट्रांसलेशन। अगर ये केवल 2D होता तो xy होता, यहाँ पर केवल फिर tx, ty की वैल्यू दी जाती, tz की देने की आवश्यकता नहीं थी। पर ये चूँकि 3D है तो यहाँ पर tx, ty, tz की वैल्यू दी जा रही है। अब इसमें कहा गया x की दिशा में ट्रांसलेशन, और tx क्या था, जो हमने x में ट्रांसलेशन किया था वही तो tx था। तो tx की वैल्यू कितना दिया गया है 3। इसी प्रकार ty की वैल्यू कितनी दी है 3, और tz की वैल्यू कितनी दी गई है 2। तो हमें tx की वैल्यू 3 दिया गया है, ty की वैल्यू 3 दिया गया है, tz की वैल्यू 2 दिया गया। तो कहते हैं जब हमने x में 3, y में 3 और z में 3 का ट्रांसलेशन किया तो हमें जो पॉइंट है हमारा वो किसी नए पोजीशन पर पहुंच गया। उस नए पोजीशन की वैल्यू बताओ। तो हमने कहा मान लिया ट्रांसलेशन के पश्चात आपका पॉइंट जो नए पॉइंट पर पहुंचा है वो है p डैश, और p डैश की वैल्यू क्या कहा था हमने x डैश, y डैश और z डैश, x डैश, y डैश, z डैश। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या थी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, x डैश, y डैश, z डैश बराबर ये वैल्यू जो हमें प्राप्त करना है x डैश, y डैश, z डैश बराबर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1, 0, 0। क्यों, पहला x इसमें ट्रांसलेशन किया था और y और z की वैल्यू 0 थी, और ट्रांसलेशन कितना क्या किया था tx का। इसी प्रकार 0, 1 y में किया तो बाकी x और z 0 हो जाएंगे, और कितने का किया था y का। तीसरा 0, 0, 1 और कितने का किया था tz का, और नीचे 0, 0, 1 था, और मल्टीप्लाई किया था किसका, जो पॉइंट था x, y और z। अब ध्यान दीजिए x, y, z की जगह x, y, z की वैल्यू रख दीजिए, x, y, z नीचे 1 आएगा। ठीक है, भूलना मत, x, y, z और नीचे 1, क्योंकि 4 है ना, 4 रो, 1, 2, 3, 4 रो को कंप्लीट करने के लिए 1 किया गया। तो जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू पुट कीजिए।
टी एक्स की वैल्यू जो कि 3 है, टी वाई की जगह 3 और टी जेड की जगह 2 रखिए। इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, आई नो इट वेरी वेल। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में एक नई वैल्यू मिलेगी। किस फॉर्म में? जैसे ये आपको दिख रहा है, इसे सॉल्व करोगे तो जो फाइनली आपको मिलेगा, इसे आपने देख लिया होगा इस प्रकार से, आगे जरा देखें तो जो नई वैल्यू मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 बराबर इक्वल्स टू कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद 8991। तो जो एक्स डैश की वैल्यू इसे कंपेयर कर लेंगे वो हो जाएगी 8, वाई डैश की वैल्यू 9, जेड डैश की वैल्यू 9, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, बहुत आसानी से। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आई थिंक किसी को भी। और ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही वैल्यूज आपको सारे ही ट्रांसफॉर्मेशंस में रखने हैं, चाहे वो स्केलिंग वाले हों, चाहे वो रोटेशन वाले हों, चाहे वो रिफ्लेक्शन वाले हों। बस जहाँ जो वैल्यू दी गई है वहाँ उसे पुट कर दीजिए। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू। और अगर ट्रांसलेशन है तो टी एक्स टी वाई टी जेड की वैल्यू दी जाती है, जैसे यहाँ दिया गया टी एक्स की वैल्यू 3, टी वाई की वैल्यू 3, टी जेड की वैल्यू 2। अगर स्केलिंग की जाएगी तो एस एक्स की वैल्यू दी जाएगी, भूलना मत, एस एक्स, एस वाई, एस जेड, ठीक है। अगर रोटेशन किया जा रहा है, ठीक है, 2D रोटेशन है तो थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, आप जानते हो। और अगर तो उसमें भी दो था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब तक क्लॉकवाइज ना कहा जाए तब तक एंटी क्लॉकवाइज मानोगे। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, आपको पता है। इसी प्रकार अगर 3D होगा तो आपको प्लेन भी बताया जाएगा, सॉरी एक्सिस बताई जाएगी, किस एक्सिस के अबाउट, और एंगल की वैल्यू दी जाएगी, तो वहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन में तो वहाँ भी आपको प्लेन अथवा एक्स, अगर 3D है तो प्लेन बताया जाएगा कि एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन के अबाउट हो रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन के अबाउट हो रहा है तो जो पहला वाला रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स था उसे बना लेंगे। पहले वाले में क्या था, अगर एक्स वाई के अबाउट था तो जेड वाला नेगेटिव आता था, आपको पता है। और वहाँ से सारी वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। एक बार इसे घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं और इसे आप इजीली बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। ज़रा एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा गैप भी है तो इसे सॉल्व करके भी बता देंगे कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आई थी वो कुछ इस प्रकार से, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1, और ये बराबर था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, क्या था 1 0 0 और टी एक्स, फिर 0 1 0 टी वाई, फिर 0 0 1 टी जेड, और इधर था 0 0 0 1, और इधर था फिर एक्स वाई जेड और 1। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपसे कहा था कि इनकी वैल्यू पुट कर दिए, जहाँ टी एक्स है वहाँ टी एक्स की वैल्यू रखिए। टी एक्स की वैल्यू कितना दिया है, टी वाई की जगह टी वाई की वैल्यू, टी जेड की जगह टी जेड की वैल्यू। तो जो टी एक्स की वैल्यू है वो 3 दिया है, टी वाई की वैल्यू 3 दिया है, टी जेड की वैल्यू 2 दिया है। और जो एक्स वाई जेड हैं इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितना दिया है 5, वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 7, और नीचे है अपना 1, ये वाला, ठीक। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, ये हमें पता है। तो कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम चलता है, ठीक है, रो इनटू कॉलम। इस रो को इस कॉलम से कर लेते हैं, और ये क्या जाएगा, या कॉलम इंटू रो कर लें, जैसा आप चाहें, दोनों में से कोई एक। कॉलम इंटू रो भी कर सकते हैं और रो इंटू कॉलम भी कर सकते हैं। तो अपन रो इंटू कॉलम देख लेते हैं। तो पहले रो को इस कॉलम से, फिर दूसरे रो को इस कॉलम से, फिर तीसरे रो को इस कॉलम से, फिर चौथे रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास, एक सेकेंड ज़रा,
वेक कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, समझ में आए। अब दिख गया होगा पहला रो जो हमारे पास ये वाला है, इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5 प्लस 0 को 6 से तो 0 प्लस 0 को 7 से तो 0 और फिर है 3 को 1 से तो यहाँ जाएगा 3। ये हमारा पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा, इसमें है 0 को 5 से, 1 को 6 से, 0 को 7 से, 3 को 1 से तो क्या आ जाएगा 0 × 5 0, 1 × 6 आ जाएगा और फिर 0 × 7 0, 3 × 1 तो 6 + 3 कितना आ जाएगा 9। और ये पहला आया था 5 + 3 कितना 8। जब पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8। ठीक है, और याद रखना ये रो इंटू कॉलम करते हैं तो हमें कॉलम मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हमारी जो मैट्रिक्स मिलेगी। इसी प्रकार लास्ट वाले को करेंगे 0 0 1, 1 और 2 तो 0 को 5 से 0, 0 को 6 से 0, 1 को 7 से तो 7 आएगा और 2 को 1 से तो 2, 7 + 2 क्या आ जाएगा 9। और लास्ट में है 0 0 0 1 तो इसको 0 को 5 से, 0 को 6 से, 0 को 7 से तो ये 0 0 आ जाएंगे और 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स कंप्लीट होगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी कि x डैश y डैश z डैश ये बराबर आ जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स हमारा 8, ये z नहीं है बराबर लिखा है 8 9 9 1। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारी नई मैट्रिक्स नए पॉइंट आएंगे उनके कोऑर्डिनेट होंगे क्या आ जाएंगे x, y, z डैश, ये बराबर आ जाएंगे 8, 9, 9। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, देखेंगे, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये दूसरा यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।